दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है सरकार आखिर क्या करने जा रही है? क्या सरकार वास्तव में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या सुलझाने के लिए गंभीर है? क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कभी होगा? आइए हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले विधानसभा उत्तर प्रदेश की कुछ झलक दिखाते हैं कि आज बड़े पैमाने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग है। आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी, जो बड़े विभाग हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर, जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से पैसा दे, आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पर भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम, तो वो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े हैं, और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते कम से कम आप संविदा तो करा देते, बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते। स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते। आप तो बहुत अच्छे प्रश्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे? क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे? क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं, मैं इससे सरकार से स्पष्ट उत्तर उम्मीद चाहता हूँ। 32,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मसला है ये। माननीय यह योजना 1999 में बनी, और माननीय मंत्री जी संदीप जी जो उत्तर दे रहे हैं इस सवाल का, उनके दादाजी के समय में ये योजना शुरू हुई 2001 में, और 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था, तथा दिनांक 8/4/2015 को 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षा मित्र पुनः शिक्षा मित्र बन गए। मान्यवर, 2017 से पहले ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपये पाया करते थे, और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपये इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। हम सभी भी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन
34,400 रुपये है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपये में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है, तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी प्रश्न पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। माननीय मंत्री, अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा और वो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मेरा अनुपूरक सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया। और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बिजली, नगर विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग कैसे चल रहे हैं? जवाब है आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे। लेकिन क्या यह व्यवस्था उनके साथ न्याय कर रही है? अभी आपने वीडियो में विधानसभा का झलक देखा, जहां पर मंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। अब हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में जो भी हमने देखा उस चीज़ को समझते हैं। तो निवेदन करता हूं इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आउटसोर्सिंग एक लाभ या शोषण का माध्यम बन चुका है। बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से काम करने वाले कर्मचारियों को न केवल वेतन कम मिलता है, बल्कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ये सरकारी कर्मचारी के खजाने से वेतन पाते हैं। ये कर्मचारी सरकार के खजाने से वेतन पाते हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है। आखिर सरकार क्यों इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनकी सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम
नहीं उठा रही है। क्या यह सिस्टम सिर्फ उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया जो कर्मचारियों से कमीशन वसूलती हैं, या शोषणकारी प्रणाली एक नई तरह की सामंती व्यवस्था बनाती दिख रही है जहां कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है? दूसरे पहलू पर बात करें, फिर हम इन दोनों पहलुओं का समाधान भी जानेंगे। क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कभी होगा? शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा मित्रों की स्थिति और भी दयनीय है। 1999 शुरू हुई योजना के तहत 2001 और 2004 में हजारों शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी। बाद में उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया और 40,000 रुपये तक का वेतन भी दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2017 में इन्हें फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया। अब इन शिक्षा मित्रों को न केवल 10,000 रुपये का मानदेय मिलता है, बल्कि उनसे कड़ी मेहनत भी ली जाती है, जो उनकी मेहनत और योग्यता के हिसाब से बेहद कम है। सोचिए, आज जब घर में झाड़ू पोछा करने वाले का वेतन भी इससे अधिक है, तो ये शिक्षित और मेहनती लोग कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे? सरकार की योजनाएं और कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं, हम लोग जानते हैं। सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 14 नवंबर 2022 को 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी शिक्षा मित्रों के साथ बातचीत कर प्रस्ताव तैयार कर रही, हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आखिरकार सरकार कब इन शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेगी? सवाल यह भी है कि क्या यह केवल एक और घोषणा बनकर रह जाएगी या इसे धरातल पर लागू किया जाएगा? कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है समाधान, आइए हम लोग जानते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायित्व, सरकारी किए जाना, नियमित किए जाना एकमात्र विकल्प है। सरकार को आउटसोर्सिंग प्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि सरकारी खजाने से वेतन दिया जा रहा है तो इन कर्मचारियों को अस्थायी भी करने का प्रावधान करना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह चुका है। शिक्षा मित्रों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनकी योग्यता और काम के आधार पर उचित वेतन दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो दुर्घटना बीमा, पेंशन योजना और अन्य सुविधाएं भी इन कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्या हमारी सरकार सुनेगी? आज की स्थिति में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है, या यह मुद्दे केवल बहस का विषय बनकर रह जाएंगे? जब सरकारी विभाग इतने महत्वपूर्ण कार्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से करवा सकते हैं तो उन्हें उचित वेतन और अस्थायित्व क्यों नहीं दिया जा सकता? आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सरकार को इन कर्मचारियों की समस्याओं पर तत्काल कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपने विचार साझा करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में आपने अभी तक हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश का विकास तभी संभव हो जब हर कर्मचारी को उसकी मेहनत का सही मूल्य और सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, किस तरीके से सत्र में मंत्री जी ने सवाल किया, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कब होंगे नियमित, और विभागीय मंत्री जी के जवाब से सभी लोग खुश हो गए। लेकिन क्या ये खुशी ऊपर ही ऊपर रहेगी, सदन में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, या फिर धरातल पर भी उतरेगी? इसमें आपके कमेंट की मुझे बहुत आवश्यकता है। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।